Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात एक बहुत पुरानी समस्या है और लगातार ही बढ़ती जा रही। अंबिकापुर से लेकर जशपुर, कोरिया से लेकर रायगढ़ डर का पर्याय बन चुके हैं हाथी, जो बेहद समझदार और विशालकाय प्राणी। इन इलाकों में विचरण करने वाले हाथियों के दल फसलों को बर्बाद करने के साथ गांव वालों की जान तक लेते हैं और दूसरी तरफ इंसानों के साथ बढ़ते संघर्ष में जंगल का ये सबसे ताकतवर विशालकाय जीव असमय मारा भी जा रहा है। जाहिर तौर पर हाथी और इंसान के बीच का टकराव रोकने के लिए करोड़ों रुपए अब तक फूंके गए। एक नहीं कई योजनाएं जिनको बनाया गया, लागू किया गया, लेकिन समस्या वहीं की वहीं। अब सवाल ही उठता है कि आखिर कब तक इस तरह टकराव के हालात बने रहेंगे। वो कौन सी एक कारगर टेक्निक होगी जिससे इसका हल मिलेगा। चर्चा करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा हाथियों की घुसपैठ और उत्पात से थर्रा रहा है। हाथियों का दल किसानों की फसल बर्बाद करने के साथ साथ लोगों को बेघर भी कर रहा है। हाथियों के कहर के दर्जनों वाकये रोजाना सामने आ रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हाथियों ने हाहाकार मचाया हुआ है। बलरामपुर में जहां 26 हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं जशपुर में पत्थल गांव वन अनुविभाग में 32 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथी किसानों की फसल के साथ उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि धर्मजयगढ़ वन मंडल में 36 हाथियों का दल लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। मूवमेंट को देखते हुए वन अमला अलर्ट पर है। बात करें सरगुजा के 40 से ज्यादा हाथियों के आतंक की, तो ये दल आतंक मचा रहा है। ग्रामीण किसी तरह अपनी फसल और घरों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो रात में हाथी आया, सब कुछ सो गया था, किसी को पता नहीं था। वो आ गया, घर के पास आ गया, वो नरियाया हाथी, वो मेरा बड़ा भागने लगा। घर का आदमी को भागो, वो भागने लगा, हाथी पीछे से दौड़ते गया, उसको पकड़ के यहाँ पे डांड में कुचल दिया। रात को आए थे, किसी का घर भी उधारे हैं और धान वान भी खाए और पूरा जंगल भर गिर करके बिखरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने ढेरों उपाय किए। इसके बावजूद ना तो ग्रामीण और ना ही हाथी सुरक्षित हैं। हालात ये हैं कि कुमकी हाथी बाड़े में सिर्फ मेहमान बनकर रह गए हैं, तो सोलर फेंसिंग के तार भी गांव और जंगल सीमा से गायब हैं। मधुमक्खियां उड़ गई हैं, तो ढोल झांझ मझीरा टॉर्च का भी पता नहीं। जानकार इसके पीछे निगरानी के अभाव को बड़ा कारण बताते हैं, तो सत्ता और विपक्ष का अपना ही तर्क है। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस समय 200 से अधिक जंगली हाथियों का विचरण हो रहा है और ये लगातार माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इस पर नियंत्रण हो। गवर्नमेंट का उस पर ध्यान ही नहीं है। जो हाथियों के लिए हैबिटेट डेवलप करना चाहिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए एरिया सुरक्षित रखना चाहिए, वो ये सरकार नहीं कर रही है। यहाँ हाथियों की जान भी जा रही है, लोगों की जान भी जा रही है, फसलें भी बर्बाद हो रही है और ये सरकार, इसके ऊपर में सरकार को कोई चिंता नहीं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के इतर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में जितने हाथी हैं, उनके 1% छत्तीसगढ़ में है। लेकिन हाथियों की मौत के मामले में ये आंकड़ा 15% हो जाता है। पिछले विधानसभा सत्र में सदन में हाथी से जुड़े आंकड़े पेश किए गए। उसके मुताबिक हाथी के हमले में पिछले 3 साल में 204 लोगों की मौत, जबकि 97 लोग घायल हुए। फसल नुकसान के 64,582 प्रकरण दर्ज किए गए। हाथियों ने 5,047 मकानों को क्षतिग्रस्त किया। अन्य संपत्ति हानि के 3,151 प्रकरण भी दर्ज हुए, जबकि राज्य सरकार नुकसान के बदले 57.81 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांट चुकी है। ऐसा नहीं है कि इंसान और हाथियों के संघर्ष में केवल इंसानों की जान गई है। इस लड़ाई में सबसे ताकतवर जीव को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर हाथियों के नाम पर सभी सरकारों ने वादे किए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।
अब सवाल ये कि कब तक यूं ही असमय इंसान और हाथी मारे जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो समस्या वही समझ सकता है जो उस इलाके में रहता है जहां पर ये हाथियों का दल विचरण करता है। आपको हमको शायद थोड़ी बहुत ये समस्या हल्की लग सकती है, लेकिन ये जिस भी इलाके की समस्या है, उस इलाके में लोग रात को सो नहीं पाते, अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखते हैं और कई बार जनहानि होने पर केवल मुआवजे के मरहम के अलावा और कुछ हाथ में होता नहीं। एक नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा योजनाएं हैं जो इस दिशा में बनाई गई, लागू की गई, पिछली सरकार ने भी, इस सरकार ने भी, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अब तक निकल नहीं पाया। एक कोई कारगर टेक्निक मिल नहीं पाई जिसके द्वारा इसका हल मिले। हमारे साथ आज एक पैनल है, फिर से इस गंभीर विषय पर हम गंभीर चर्चा की उम्मीद करते हैं। विमल चोपड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक महोदय। और साथ में के बिसेन साहब हैं जो कि पूर्व CCF हैं और इस समस्या को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त विनय जायसवाल जी। विनय जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। सरकार क्या कर रही? विपक्ष ने तो सवाल उठा दिया, लेकिन उनके शासनकाल में भी ऐसी कई घटनाक्रम खुद मुझे भी याद है और इस पर कई डिबेट्स भी याद हैं। क्या इस समस्या का हल है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक नहीं कई है, सोलर फेंसिंग है, मधुमक्खी, हारमोनियम, मंजीरा, इसके अलावा टॉर्च योजना, कुंभ की हाथियों का प्रशिक्षण, ऐसे कई प्लान हैं जो काम नहीं कर पाए। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो इस विषय की गंभीरता को समझना पड़ेगा और जो मानव हाथी द्वंद की जो स्थिति है उस पे राजनीति से ऊपर उठ के हमको कार्य योजना बनाने की जो व्यक्ति जरूरत है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। केवल ये आरोप लगा देने से कि अभी माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बयान मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था कि सरकार हैबिटेट के ऊपर में हाथियों के ध्यान नहीं दे रही है, सरकार का निगरानी नहीं है और ये तमाम तरीके के जो आरोप हैं। पिछले 15 साल में जब सरकार इनकी थी, हाथियों के दल ने कितना उत्पात मचाया, किस तरह से मुआवजे राशि का वितरण करना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। पुनीत जी, निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, क्योंकि मेरा जो विधानसभा महेंद्रगढ़ विधानसभा है, ये भी इसके भी काफी पंचायत जो है हाथियों से प्रभावित है। अभी भी अगर देखेंगे तो एक हाथियों का जो बड़ा दल 40 हाथियों का दल था, जब लगभग 2 भागों में दल बढ़ गया है और जो सीमा वाले जो पंचायत है, जो जरौंधा और बेलबहरा, इधर बहुता जो पंचायत है, वहाँ अभी भी हाथियों का दल वहाँ उपस्थित है और कई सारे जो पंचायत के जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। अभी भी मेरी आपसे इस डिबेट में आने से पहले 1 घंटा पहले यहाँ के दोनों DFO से बात हुई है और जो वन का जो अमला है वो अपनी तरह से पूरी तरह से लगा हुआ है कि हाथियों को उसके रास्ते से उसको जंगल में भेजा जाए। पुनीत जी, निश्चित रूप से जो संवेदनशीलता अभी हाथियों को लेके, हाथी मानव दंड को लेके, क्योंकि देखिए ये कोई आज का किया हुआ, एक दिन का किया हुआ ये कोई पहल नहीं है। पुनीत जी, हमने माइनिंग को ले या शहरीकरण को ले, हमने कहीं ना कहीं जो वन्य जीव है उनके स्थान को हम मानव ने छीनने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि जो हाथियों का जो दल है वो कहीं ना कहीं अभी जो रिहायशी इलाकों में आके कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। संवेदनशीलता हमारी सरकार की है पुनीत जी की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से बनी है, जो लेमरू कॉरिडोर जो एलिफेंट रिजर्व के लिए जो आरक्षित था, जो पहले से घोषित था, उसके ऊपर कभी भी पिछली सरकार ने कोई भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी देखिए पिछले बजट में जो लेमरू जो कॉरिडोर है उसका जो सैंक्शन है वो हमारी सरकार ने कर दिया है। निश्चित रूप से वो एक लंबे समय में अगर देखेंगे उस कॉरिडोर बनने के बाद जो हाथी मानव दंड है उसमें काफी कमी आने की संभावना है। और अगर पिछली सरकार की बात करें, जैसे आप कुंभ की हाथी की बात किए, टॉर्च की बात किए, जो भी ये फोर्स एक तैयार किए थे, वो सब केवल एक खाना पूर्ति करने वाला काम जो था वो पिछली सरकार ने किया है। जो कंक्रीट जो काम है, जो लेमरू का जो प्रोजेक्ट है, जो ठीक है, लेकिन अब इसमें आप भी जानते हैं डॉक्टर जायसवाल के इसमें भी 3 वर्ष हो गए हैं सरकार को। जाहिर तौर पर ये जो जान माल का नुकसान है, इसमें एक बड़ा हिस्सा मुआवजे के तौर पर बांटना पड़ता है, चाहे सरकार किसी की भी हो।
विमल चोपड़ा जी, पहले तो इस जी, पर निश्चित उत्तर रूप दें कि अब तक जो भी प्लान बने वो केवल ऐसे प्लान थे जिनके ऊपर प्रचार और खर्च तो ज्यादा हुआ लेकिन कोई कारगर रहा नहीं। क्या पिछली सरकार जो 15 वर्ष तक रही बीजेपी की, वो इसके लिए ज्यादा दोषी? पुनीत जी, निश्चित रूप से अगर आप देखिए ऐसा है अपनी पुनीत जी, हाथियों- जी, पुनीत जी, किससे डॉक्टर पूछ रहे हैं? विमल चोपड़ा से मेरा सवाल है। जी 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 पुनीत जी, ऐसा है, देखिए मैं डॉक्टर जायसवाल जी को सुन रहा था, हाँ जी, वो कह रहे थे मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन पूरी राजनीति कर रहे थे कि पिछली सरकार और इस सरकार और मोहन जी को वो डांट के रहे थे। देखिए हम सब राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीति होगी और राजनीति जनता के हित में होगी। जिस प्रकार से विनय जायसवाल जी बोल रहे थे लेमरू प्रोजेक्ट को समझने की जरूरत है। इस सरकार ने जो पहले आदिवासियों के मांग मानी थी और जहां राहुल गांधी जी ने जाकर के कहा था कि लेमरू प्रोजेक्ट में एक भी खदान नहीं रहेगी और आदिवासी जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, वो आदिवासी 300 किलोमीटर पैदल चल करके भी आए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, दिल्ली भी गए, लेकिन सरकार ने अडानी की खदान को छोड़ते हुए बीच बीच में 1900 वर्ग किलोमीटर का लेमरू प्रोजेक्ट बनाया। जब उस जंगल के बीच में खदानें रहेंगी तो फिर वहां मानव का जाना होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जाना होगा, दैत्याकार वाहन चलेंगे, दैत्याकार जो है मशीनें लगेंगी, तो वो हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट कहां बचेगा? इस प्रकार से अडानी और अंबानी की दलाली करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए कि हमने लेमरू प्रोजेक्ट बना दिया। लेमरू प्रोजेक्ट को जो है हर कांग्रेस के विधायक ने कभी कहा कि इसका छोटा किया जाए क्षेत्रफल, कभी बड़ा किया जाए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, यह हाथी का जो प्रकोप चालू हुआ ये पिछले 5-6 सालों से चालू हुआ है। मैं विधायक था तब हमारे महासमुंद विधानसभा में पहली बार हाथी जो है वो आए मेरे आखिरी के कार्यकाल के समय, और उस समय हम लोगों ने सरकार से भी बात की, मैंने स्वयं जो है जो वन संरक्षक अधिकारी है बड़े, उनसे जाकर के बात की कि इसका क्या हल किया जाए। कुल मिलाकर यही निकला कि हाथियों को रोका नहीं जा सकता, हाथी जो है वो विचरण करेंगे, लेकिन इनकी स्थिति हमको पता होना चाहिए कि आज हाथी कहाँ है, वहां के लोगों को हम सचेत कर दें ये किस तरफ जा रहे हैं, इनका मूवमेंट हमको पता होना चाहिए। और इसके लिए उस समय रेडियो कॉलर पहनाने की प्रक्रिया चालू हुई, 2-3 हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाया भी गया ताकि इनका मूवमेंट पता चले और लोगों को सचेत किया जा सके कि ये किधर जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार के आते ही वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। पता नहीं ये सरकार क्या विचार कर रही है, ये सरकार अधिकारियों के साथ बैठ रही है कि नहीं, इसके मंत्री क्या कर रहे हैं और ये सोच क्या रहे हैं, उसके बारे में इनकी नीति क्या है, ये स्वयं आज तक स्पष्ट नहीं हुई। लोग मारे जा रहे हैं लेकिन हाथी का मूवमेंट जो है वो आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हाथी किधर जा रहा है आप सचेत नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैसूर के आसपास जो है कर्नाटक में बहुत हाथी है, वहां की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है कि पर्यटन के साथ इसको जोड़ा है और वहां इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। तो क्या ये सरकार ने कभी विचार किया कि वैसा करें? जी डॉक्टर चोपड़ा, हालांकि जो मैसूर के आसपास का जो मॉडल था उसको प्रदेश में लाने की बात ये भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बारे में भी रमन शासनकाल में दूसरे टर्म में भी बात हुई थी, तीसरे टर्म में भी बात हुई। दूसरी बात ये कि जो कॉलर आईडी की बात है, पिछले घटनाक्रम में अभी हाल ही की घटना है जिसमें बताया गया कि कॉलर आईडी का पता नहीं जिनको लगाया गया था। चलिए खैर, के बिसेन साहब हैं। बिसेन साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना, राजनीति से इतर कौन सा प्लान है जो काम करेगा? ये तो तय है कि उनके रास्ते में जो आएगा वो विध्वंस का शिकार होगा या नुकसान हाथियों को भी होगा, करें क्या? जी सर, नमस्कार सर। मैंने नमस्कार। दोनों पक्षों को सुना सर। मेरी जो सर्विस है 34 इयर्स की है और मेरी सर्विस की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल से चालू हुई, फिर बीजेपी शासनकाल में मैंने काम किया और रिटायरमेंट मेरा कांग्रेस शासनकाल में हुआ। तो मैं इसके बहुत ही अच्छा निदान के लिए सलाह दे सकता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है इसमें मैंने काफी डीपली वर्क किया है, खासकर सरगुजा और रायपुर क्षेत्र में। तो मैंने देखा कि यहाँ पर हाथी मानव द्वंद जो होता है, दो कारण पे फोकस होना है। देखिए, पॉलिटिकल विल दोनों में, पॉलिटिकल विल
सैकड़ों लाखों सोशल बिल से बनता है, और यदि सरकार को ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि वो कारण कौन से हैं, तो चाहे कोई भी सरकार हो बहुत अच्छे से इसका प्रबंधन कर लेती है। तो पहला कारण मैं बताऊं साहब कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जहां पर हाथी विचरण होता है, वहां पर किसानों के खेत हैं जंगल की परिधि में, तो उसकी जो फसल मुआवजा वितरण की जो पद्धति है उसको सरलीकरण कर दिया गया है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन में और ज्यादा मेहनत करने की और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। नंबर 1, उन किसानों को, यदि मेरा ये अनुभव है कि किसानों के साथ में बैठ करके यदि उस सरलीकरण पद्धति को यथावत लागू रखें और वहां की जो टीम है वो उनको समय पर भुगतान कर देती है जो क्षतिपूर्ति मुआवजा है, तो ये मैंने देखा है कि ये समस्या लगभग खत्म सी हो जाती है कि किसानों का सपोर्ट हमको मिलने लगता है। परंतु जैसे ही ये विलंब होता है तो किसान क्या होता है कि किसान अपनी खेती को बड़ी मेहनत पसीने से करता है, उससे जो उत्पादन होता है उससे उसको अपने बच्चों की परवरिश करना है, घर का खाना पीना सब कुछ देखना है, शिक्षा का देखना है, मजदूर जो कार्य करता है उसके पेमेंट करना है, और भी व्यवहारिक कार्य जितने कार्यक्रम है सब भुगतान उसी धान की बदौलत करता है, पैडी फसल का हो चाहे गेहूं की फसल, कोई फसल का हो, तो उस पर ही वो केंद्रित है। जिस दिन देखता है कि मेरी फसल को नुकसान हो रहा है और मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है और कर भी रहा है तो उसकी प्रक्रिया को लंबा करते जा रहे हैं, तो वो आक्रोशित हो जाते हैं और उनका जो सोशल विल है वो अधिकारियों को नहीं मिल पाता, सोशल विल पॉलिटिकल बिल में कन्वर्ट नहीं होता है। नंबर 1 ये बहुत जरूरी है, इसका यदि हल कर दिया जाए। आप मानवीय पहलू इसका बता रहे हैं कि कहाँ विभाग को इसकी दिक्कत पड़ती है, लेकिन मेरा सवाल ये था सीधा सीधा कि बहुत सारे प्लान हैं जो अभी भी हम देख रहे हैं जिनके ऊपर 5 करोड़ खर्चे गए, सोलर फेंसिंग के ऊपर, मधुमक्खी हारमोनियम मंजीरे पर 15 लाख रुपए खर्चे गए, 6 करोड़ की योजना थी जहां प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को लाया गया, इसके अलावा 15 लाख रुपए खर्च करके टॉर्च बांटे गए। ये तमाम उपाय तो किए गए। एक जो आप सहयोग की बात करें, चलिए वो बात अपनी जगह जायज है, लेकिन क्या ये प्लान कारगर क्यों नहीं हो पाए? क्या इसका आकलन हुआ? और अगर नहीं हो पाए तो क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है? तो करें क्या? और एक लेमरू प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, इस पर आपकी राय जान, क्योंकि बिसेन साहब हैं, पूर्व सीसीएफ हैं जिनका लंबा तजुर्बा। बिसेन साहब, सीधा सवाल है, लेमरू प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें मौजूदा सरकार को हैं और इस पर वो अच्छी तरह से आगे बढ़ने की बात कहते हैं, क्या ये कारगर रहेगी? नंबर 1। नंबर 2, पिछले जो करोड़ों की योजनाएं थी उनके फेल होने की क्या वजह है? ओके, ठीक है सर। तो पहले पे मैं आऊं साहब लेमरू प्रोजेक्ट पे जी। तो हाथियों का जो प्रबंधन के लिए लेमरू जो प्रोजेक्ट बनाया गया है साहब, इसमें ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए ये ठीक है। अभी तात्कालिक लाभ में मानव हाथी द्वंद को हम रोक लेंगे, ये संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा साहब। ये दूसरे आपने बोला साहब कि जो योजनाएं बहुत सारी लागू हुई और अब तक के उसमें क्यों फेल रही। देखिए सर, हाथियों का प्रबंधन इतना जटिल है और इतना सरल भी है, यदि लोग समझ लेते तो बहुत सरल है। जटिल के लिए मैंने 59 प्रयोग किए हैं डिफरेंट टाइप के, और उसमें ये जो योजनाएं थी क्यों फेल हुई इसके कारणों का मैंने पता लगाया है। इसमें क्या है कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने के कारण हाथियों के जो रेडियो कॉलरिंग की बात करते हैं, तो रेडियो कॉलरिंग का जो सिस्टम होता है इसमें हमको टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, पट्टे बाहर से लाना पड़ता है, तो ये वाला जो व्यय होता है ये भी उसके आंकड़ों को बढ़ाता है। फिर क्या होता है कि हाथी का जैसे 8 का ग्रुप है, तो 8 के ग्रुप में सभी हाथियों के ग्रुप आक्रामक व्यवहार के होते हैं ऐसा नहीं होता साहब, 4-5 होते हैं, इसीलिए 4-5-6 जो हाथी के ग्रुप होते हैं इसमें लगाते हैं। सोलर फेंसिंग की बात बताएं साहब, तो सोलर फेंसिंग का जो काम है ये इफेक्टिव है, परंतु इसकी जो पद्धति थी पहले जो की गई वो किसी गांव को जो प्रभावित क्षेत्र थे, जैसे जसपुर क्षेत्र के, जसपुर वाला मैंने सरगुजा संभाग का, उस क्षेत्र में गांव को सुरक्षित करने के लिए परमानेंट जो सोलर फेंसिंग की गई थी वहां पर हाथी नहीं आए साहब। परंतु फिर बाद में जो जन जागरूकता नहीं होने से, वहां पर समझ नहीं होने से उसकी जो फेंसिंग वार थे वो मेंटेनेंस होने के कारण अस्त व्यस्त हो गया, और बाद में पता चला कि
कि एक पॉइंट तो लगातार हमको समझ में आया कि किसी भी योजना का अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो, मेंटेनेंस ना हो तो गड़बड़ होती है। विमल चोपड़ा जी भी कुछ इसी तरह की बातें कह रहे थे। विनय जायसवाल साहब, सरकार के भी ध्यान में होंगी, एक लॉन्ग टर्म और एक अभी मौजूदा परिस्थिति में कैसे संभालें, क्या सरकार का ध्यान इन दोनों पक्षों पर है? बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेगा। ये मैं पुनीत जी 2-3 बातों को मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जो सीसीएफ साहब ने बोला कि एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। हाथियों का मैनेजमेंट बहुत सरल भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर किसानों का जो मुआवजा है वो प्रॉपर अगर सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से वो किसान जो है वो फ्रेंडली हो जाएगा। और पिछले 3 वर्षों में 60 करोड़ के लगभग हमने मुआवजा दिया है। पिछली सरकारों ने केवल आलतू फालतू कामों में जो करती थी, वो मोबाइल तो टॉर्च और ये वो करके कमीशन पूरी करके सारा का सारा काम किया। डॉक्टर चोपड़ा उत्तर देंगे इस पर। अदानी और अंबानी वाले जो बोल रहे थे हमारे विपक्ष के जो साथी थे, मैं आपको बोलना चाहूंगा पुनीत जी कि जो खनन का जो काम है वो केंद्र सरकार के अधीन है और प्राइवेट माइनिंग को अभी चोपड़ा जी का एक उत्तर ले लूं मैं इस पे। सरकार ने क्या पिछले समय और पैसा बर्बाद किया गया पिछली सरकारों के समय? नहीं, देखिए ऐसे जायसवाल जी बोल रहे थे विधानसभा में काम कर रही है और आप उनसे पूछ लीजिए कि खनन का काम केंद्र सरकार का नहीं है, परमिशन एनओसी देने का काम जो है वो राज्य सरकार का है। केवल कोयले का जो उत्खनन था, माइनिंग जो थी कोयले का, जो खास करके जो हसदेव अरण्य क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में है, वहां पर आखिर में गड़बड़ी किसने की? मोदी जी की सरकार एक बार उत्तर लेने दें। खोल दिया, बाजार खोल दिया जी। चोपड़ा जी, इंडिया था जो इनके पास जो थोड़ा चुप होंगे जायसवाल जी, तो बोल पाऊंगा ना। तो आखिर में दलाली का काम जायसवाल साहब उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का। चोपड़ा जी उत्तर दें डॉक्टर साहब। देखिए, खदान के लिए एनओसी देने का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ने लोगों को घुमा कर, ये तो बताइए चोपड़ा जी। अरे थोड़ा सा आप सुन तो लेंगे जायसवाल जी, आप ही बोलिए। आपकी सरकार तो लोहा से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, कोयला से लेके, हाईवे से लेके हर चीज को आप कहें विमल जी, आप कहें, पूरा दलाली करने का काम किया है। थोड़ा सा जो केंद्र की सरकार है, आप जायसवाल जी, आज जब उनको यही कर रहे हैं, आज जो लेबरू एक लॉन्ग टर्म में हम एक काम कर रहे हैं कि कैसे हाथी और मानवदंड कम हो, और इसके एक शॉर्ट फाइनल कमेंट अपना दें जल्दी। कम 3 साल में 60 करोड़ क्या देंगे फाइनल कमेंट? जी विनय जी, विनय जी बात सुनने दें, बात सुनने दें। आपको तो ये भी नहीं पता। विनय जी बात सुनने दें विमल चोपड़ा साहब की। जी डॉक्टर साहब कहें, अपनी बात कहें। पुराना जो समस्या है हाथी का समस्या, नहीं, उनको या तो बंद कीजिए, है ना। उनको समझ नहीं है कि लेमरू प्रोजेक्ट क्या है करके। केंद्र सरकार जो है एनओसी मांगती है राज्य सरकार से, और राज्य सरकार ने एनओसी दी लेमरू प्रोजेक्ट के लिए कि वहां पर जितनी खदानें हैं उस एरिया को छोड़ करके लेमरू प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा। ये राज्य सरकार ने एनओसी दी और यहाँ के आदिवासियों को मूर्ख बनाने का काम जो है, जो 300 चलिए खैर इस मुद्दे के ऊपर विमल जी और विनय जी, इस मुद्दे के ऊपर सियासत होती रहेगी, लेकिन नुकसान जब होता है तो मुआवजा सरकारों को ही बांटना होता है, और मुआवजे में इस समस्या के समाधान के बजाय केवल फौरी राहत दी जाती है। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जैसा बिसेन साहब भी कह रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर भी कुछ कदमों की आवश्यकता है। और इनमें जितने प्रोजेक्ट्स लाए गए या चलाए गए, क्या उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई और क्या उनका आगे आकलन करके उनको बढ़ाने का काम किया, इस पर विचार करना विभाग को, सरकार को। और ये काम हो रहा है या होगा आगे, इस बात की उम्मीद हर बार ग्रामीण और किसान इनसे लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आप तीनों को।